Assalamualaikum warahmatullah. Module 3 Controlling Risk. Ayosh Managing Safely 5.0 3.0 Module 3 Controlling Risk. Key learning points में आज हम ये पढ़ेंगे How do you reduce risk? रिस्क को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं? How do you decide which risk control to use? और उस रिस्क को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं जो यूज़ हम करते हैं। आप ये किस तरह डिसाइड कर सकते हैं कि एक रिस्क को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं जब आप किसी भी या कोई भी एक्टिविटी करते हैं साइट पे। ठीक है, सबसे पहले हम रिस्क के बारे में पढ़ते हैं। हाउ डू यू रिड्यूस द रिस्क। देखो, जिस तरह की पहले वीडियोस में पहले ट्यूटोरियल्स में हमने डिस्कस किया था कि रिस्क हर जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, अभी डिपेंड करता है कि उस रिस्क को आपने किस तरह ओवरकम करना है, किस तरह रिड्यूस करना है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ दैट यू आर लर्निंग हाउ टू असेस रिस्क इन द वर्क एनवायरनमेंट, व्हाट नेक्स्ट? इट्स वन थिंग टू नो दैट अ रिस्क एग्जिस्ट, बट यू नीड टू नो व्हाट टू डू अबाउट इट। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि रिस्क एनवायरनमेंट में रिस्क हर जगह पे मौजूद होता है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या कर सकते हैं? अगर किसी भी जगह पे रिस्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, तो आप उस चीज़ को किस तरह हैंडल कर सकते हैं? आप उस सिचुएशन को, उस टाइम को, उस रिस्क को किस तरह मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? ठीक है, रिस्क इज एन एवर प्रेजेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स, एट वर्क, एट होम. Risk is affected by several factors. For example, the risk of falling off a ladder will be affected by its stability, the distance you fall, your ability to use the ladder, and your method of working. ठीक है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिस्क हर जगह पे हमारे पास मौजूद है, घर में भी मौजूद है, हमारे काम की जगह पे भी मौजूद है। ठीक है ना, वो हमें किसी भी तरीके से अफेक्ट कर सकती है। ये इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक लेडर पे आप काम करते हैं। ठीक है ना, द रिस्क ऑफ फॉलिंग ऑफ, कि आप लेडर के ऊपर से गिर भी सकते हैं, उसके स्टेबिलिटी भी, मतलब अगर स्टेबल नहीं है आपके लेडर, वो भी गिर सकती है। ठीक है, डिस्टेंस आपने देखना है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस है लेडर के ऊपर, वो भी ख़तरा है, वो भी रिस्क है। एबिलिटी भी है कि किस तरह आप, काम की नवीयत क्या है, काम किस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हो, वो भी एक रिस्क है। अगर आप गलत तरीके से, गलत पोस्चर से, गलत पोजीशन से काम कर रहे हो, डेफिनेटली वो भी एक रिस्क है। मेथड्स, जिस तरीके से आप काम करते हो, जिस मेथड से आप काम को परफॉर्म कर रहे हो, वो भी एक रिस्क है। ठीक है, तो ये लोग बता रहे कि रिमेंबर लर्निंग टू ड्राइव अगेन, आपने याद रखना है अगर आपने गाड़ी चलाना है, तो अगर रोड पे आपने गाड़ी चलाना है, डेफिनेटली वो आपके लिए भी खतरा है, दूसरे लोगों के लिए भी खतरा है। बट अगर आपके पास कोई भी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस ड्राइवर या इंस्ट्रक्टर है, डेफिनेटली किसी हद तक आप एक रिस्क को, एक जो है ना, ख़तरे को आप मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम ये आयोश वाले ये बताने की कोशिश कर रहे, पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने पढ़ा था कि रिस्क होता क्या है, रिस्क के क्या टाइप्स है, रिस्क असेसमेंट क्या है। ठीक है ना, इस पे ये लोग बताने की कोशिश करें, अगर आप एक साइट्स पे जाते हैं तो आप एक रिस्क को किस तरह पहचानेंगे और उसको किस तरह ओवरकम या मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, अभी रिस्क कंट्रोल्स इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द वे वी वर्क इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क। रिस्क जब हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, वो डिफरेंट तरह की जो है ना, बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जब हम रिस्क कंट्रोल्स इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द वे वी वर्क इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क। अगर हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या किसी भी एक्टिविटी पे हम इन्वॉल्व है, हमने ये देखना है कि किस तरह उसको हमने मिनिमाइज करना है, किस तरह हमने उसको कम करना है। ठीक है ना, वट एवर वी प्लान टू डू, we need to estimate the impact of likelihood and consequence. हमें ये जानना है लाजमी कि हमने उस रिस्क को किस तरह कम करना है और उस रिस्क को हमने किस तरह कंट्रोल करना है, और क्या नताइज और क्या प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड इसका क्या है। लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाइड बाय कंसिक्वेंसेस। ठीक है ना,
रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी जिस चीज को हम कहते हैं, ठीक है ना। अभी देयरफॉर इफ यू वांट टू रिड्यूस रिस्क यू नीड टू टुक एट लाइक reducing the likelihood of the hazards event happening। सबसे पहले अगर आपने रिस्क को कम करना है तो आपने सबसे पहले लाइकलीहुड को कम करना है। जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं उस एक्टिविटी को हमने देखना है कि इसमें लाइकलीहुड कितना है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, रिस्क कितना है। फिर हमने कंसिक्वेंस को भी रिड्यूस करना है, फिर हमने बोथ फैक्टर्स को रिड्यूस करना है, कंसिक्वेंसेस को भी और एक्टिविटीज को भी। अभी कुछ एग्जाम्पल नीचे आ रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि यार हम रिस्क को किस तरह कम कर सकते हैं। हम तो जानते हैं, वो भी हमें कह रहे हैं कि रिस्क को कम करे, रिस्क को कम करे, लेकिन प्रैक्टिकल एक रिस्क को किस तरह कम किया जाता है। नाउ लेट्स कंसिडर हाउ इम्प्लीमेंटिंग रिस्क कंट्रोल विल इम्पैक्ट ऑन ईच दीज फैक्टर्स। आप सोचिए कि किस तरह इम्प्लीमेंट हो सकता है एक रिस्क कंट्रोल ये दो फैक्टर्स में, लाइकलीहुड में और कंसिक्वेंसेस की बात हो रही, ठीक है। तो शो दिस वी विल यूज 5 पॉइंट स्केल फॉर लाइकलीहुड एंड कंसिक्वेंसेस दैट वी कैन इंट्रोड्यूस मॉड्यूल 2। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये दो फैक्टर्स के ये 5 पॉइंट्स का स्केल हम यूज करते हैं किसी भी लाइकलीहुड को, कंसिक्वेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये रिस्क असेसमेंट के बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। रिस्क असेसमेंट हमारे पास क्या था, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, आइडेंटिफाई पीपल हु माइट बी हार्म इन हाउ, evaluate the risk, record the significant findings and review and findings। ये 5 पॉइंट्स थे जिसको हमने डिस्कस किया था रिस्क को असेस करने के लिए, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइकलीहुड को और कंसिक्वेंसेस को भी हमने इसी तरह पहचानना है कि उसको किस तरह हम मिटिगेट कर सकते हैं। तो उन 5 स्टेप्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि रिस्क है क्या, फिर आसपास में किसको ख़तरा है, इंडिविजुअल बंदे को ख़तरा है, जो बंदा मशीन या जो बंदा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। आसपास में अगर कोई बंदा काम कर रहा है उसको भी ख़तरा हो सकता है। रिस्क को फिर एवेल्युएट करे कि रिस्क लेवल हाई है, मीडियम है, लो है, ठीक है। फिर क्या उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर या कंट्रोल मेजर आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर किस तरह आपने उसको रिपोर्ट करना है, किस तरह रिव्यू करना है। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखा रिस्क असेसमेंट के बारे में, वो वीडियो आप देख ले तो आपको मजीद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये लेट्स एज्यूम you manage a woodworking shop employing several cabinet makers. You carried out a risk assessment and estimated and evaluating the risk on site, as you know that you need to reduce the number of risk। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आप एज्यूम कर, आप सोचे कि आप एक वुड वर्किंग शॉप पे काम कर रहे हैं जहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह बनाई जाती है या लकड़ियों से कोई कैबिनेट्स वगैरह बनाई जाती है। वहाँ पे आप रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हो, तो आप उस रिस्क को किस तरह कैलकुलेट करेंगे और किस तरह आप रिस्क लेवल को, रिस्क नंबर ऑफ रिस्क को आप कम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये मशीन भी आप लोगों को दिखना चाहिए। ये मशीन है, ये वुड कटिंग मशीन है। कुछ एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को दिया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। Reducing the likelihood of the hazardous event, किस तरह हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं एक लाइकलीहुड को, एक ख़तरे को, ठीक है ना। जो भी कोई एक्टिविटी हो रही हो, जो भी कोई इवेंट हो रहा हो, ठीक है ना। सपोज द लाइकलीहुड ऑफ समवन कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद द saw blade is 4 and the consequences of this is 5 so that the risk rating is 20, immediate action is needed। अभी ये रिस्क असेसमेंट की बात कर रहे हैं और रिस्क रेटिंग इसमें इन लोगों ने इन्वॉल्व किया। अगर आपने रिस्क मैट्रिक्स और रिस्क असेसमेंट के बारे में जानना है तो आप पिछला वीडियो देखें, उसमें तफसील से मैंने बता दिया कि रिस्क मैट्रिक्स को किस तरह हमने कैलकुलेट करना है, ये नंबर हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, किस तरह हमने निकालना है और रिस्क असेसमेंट हमने किस तरह करनी है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रहे कि आप लाइकलीहुड को किस तरह कम कर सकते हैं। अगर आप एक साइट पे काम करता है जहाँ पे लकड़ियाँ
बनाने की काम हो रही है, काटने की काम हो रही है, ठीक है ना, वहाँ पे एक साफ ब्लेड है। साफ ब्लेड मीन्स जो लकड़ियाँ काटती है, ठीक है। उसका उसके जो लाइक्लीहुड है वो तकरीबन 4 है। 4 नंबर का लाइक्लीहुड हमें नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ रिस्क जो है वो 4 है। फिर उसके नताइज और रिजल्ट भी, जिसे हम कंसिक्वेंस बोलते हैं, वो 5 है। अगर 4 को हम मल्टीप्लाई करते 5 के साथ तो उसका नंबर ऑफ रेटिंग आता है 20। तो 20 हमारे पास हाई रिस्क है, तो इसके ऊपर हमने इमीडिएट एक्शन लेना है। फिर क्वेश्चन मार्क इन्होंने किया हुआ है। तो प्रोवाइडिंग अ गार्ड विल रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द साफ ब्लेड इफ वी अज्यूम दैट द गार्ड इज यूज्ड most not all of the time, the likelihood is reduced to 1, which is turn makes the risk rating 4. हमने रिस्क को किस तरह कम किया? पहले जो ब्लेड था उसके ऊपर सेफ्टी गार्ड नहीं लगा हुआ था। अगर हम अभी सेफ्टी गार्ड वहाँ पे लगाते हैं, प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेटली डायरेक्ट उसका कांटेक्ट नहीं होगा आपके हाथों के साथ, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट के साथ, और डेफिनेटली रिस्क हमारे साथ कम होगा। पहले हमारे पास रिस्क 4 था, लाइक्लीहुड 4 था, कंसिक्वेंसेस 5 था। क्योंकि रेटिंग हम किस तरह निकालते हैं? जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि एक्टिविटी को हम देखते हैं। अगर एक्टिविटी में ख़तरा ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, उसके हिसाब से रेटिंग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर हमें प्रोटेक्शन मिलती है, अगर हमारा ध्यान वहाँ पे नहीं है और गलती से भी हमारा हाथ ब्लेड के नज़दीक गया, अगर वहाँ पे सेफ्टी गार्ड अवेलेबल नहीं था, तो डेफिनेटली वो हमें नुकसान दे सकती है, ठीक है ना। तो अगर अभी सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है तो एज लो रीजनेबली प्रैक्टिकेबली हम किसी हद तक अपनी बॉडी की किसी भी पार्ट को ब्लेड से बचा सकते हैं, ठीक है। तो रिस्क रेटिंग क्या हो गया? मतलब बता रहे कि लाइक्लीहुड 1 हो गया, विच इज टर्न मेक्स द रिस्क रेटिंग इज 4, जो लो रिस्क में कंसिडर होता है, जो कि काफ़ी हद तक हमने रिस्क को मिटिगेट किया। डिड यू नो, आप जानते हैं, an injury to a worker using unguarded drill cost a small engineering company £45,000, and that wasn't all. The managing director was prosecuted and 2 employees had to made returned and keep the company afloat. ये क्या बताने की कोशिश करे कि स्मॉल इंजरी जो ड्रिलिंग मशीन होता है, स्मॉल इंजीनियरिंग फॉल्ट के वजह से जिस बंदे ने जो बंदा ज़ख्मी हुआ था, ये केस स्टडी था, पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के ऊपर कम से कम 45,000 पाउंड का जुर्माना आया था, ठीक है। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर था वो प्रोसिक्यूटेड, मतलब उसको बुलाया गया था उस इंसिडेंट्स के ऊपर, और वो एक केस बना था, मीडिया वाले आए थे और काफ़ी कुछ हुआ था उस इंसिडेंट में, ठीक है ना। अच्छा, पहले इन लोगों ने क्या बताया? पहले पॉइंट्स में हमने बताया सबसे पहले कि हम रिस्क रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड एंड हैजर्डियस इवेंट, हम कोशिश करेंगे कि हम लाइक्लीहुड को कम करेंगे। जो भी हैजर्डियस इवेंट्स है, जो भी ख़तरात हैं, जो भी नुकसानात हो सकते हैं हमारी बॉडी को, उसको हम कम करेंगे। उसका एग्जाम्पल और डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ पढ़ा कि किस तरह कम कर सकते हैं। सेफ्टी गार्ड लगाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। बी नंबर हमारे पास है रिड्यूसिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ द हैजर्डियस इवेंट। हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले पॉइंट्स में इन्होंने बताया लाइक्लीहुड को कम करेंगे, अभी इसमें बता रहे कंसिक्वेंस को कम करेंगे। अभी कंसिक्वेंसेस को किस तरह कम करेंगे, आए पढ़ते हैं। Suppose the likelihood of the paint spray being exposed to a harmful substance contained in the paint in 3, and the consequences of this is 4. Give a risk rating is 12. Definitely अगर आप पेंटिंग का काम करते हैं, स्प्रे आप करते हैं, उससे आप एक्सपोज होते हैं। स्प्रे एक ख़तरनाक केमिकल है जिसकी वजह से आप एक्सपोज हो सकते हैं। लाइक्लीहुड आपके पास 3 है, कॉन्सिक्वेंसेस आपके पास 4 है। 3 अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रेटिंग आपके पास आएगा 12 यानी कि मीडियम रिस्क आप कंसिडर कर सकते हैं। इफ द पेंट कैन बी रिप्लेस्ड विद वन containing less harmful substances, then the likelihood of the exposure remains 3.
but the consequences of exposure can be reduced to गिविंग अ रिस्क रेटिंग इज 6। बहुत अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि इस केमिकल के बजाय अगर आप लेस एक्सपोज या लेस हैजर्डियस एरिटेंट केमिकल को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका लाइक्लीहुड 3 में आएगा, आपका कंसिक्वेंसेस 2 में आएगा, डेफिनेटली रिस्क रेटिंग आपका कम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, नताइज कम हो गए। ठीक है, ये बंदा अभी पेंट का काम कर रहा है, पेंट का जो केमिकल है ज़्यादा एक्सपोज्ड हो सकते हैं, आप इनहेल कर सकते हैं, स्किन कांटेक्ट हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है, आपकी बॉडी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंच सकता है। ये जो केमिकल आप यूज़ करते हैं, अगर इसके बजाय आप लेस केमिकल यूज़ करें, मतलब लेस केमिकल मतलब कि आप लेस हैजर्डियस या लेस एरिटेंट जो आपकी बॉडी को, जो आपकी जो है ना कि बॉडी की किसी भी पार्ट को नुकसान ना पहुंचाए, और पहुंचाए भी लेकिन वो लेस हैजर्डियस हो, डेफिनेटली उसके साथ रिस्क रेटिंग कम होगा। और 6 रेटिंग जो है ना रिस्क का, वो लो कंसिडर होता है, तो इट मीन्स एक्सेप्टेबल होगा। फिर सी में हम क्या बताते हैं कि रिड्यूसिंग बोथ लाइक्लीहुड, हमने बोथ मतलब हमने लाइक्लीहुड भी कम करना है और कंसिक्वेंसेस भी कम करना है। तो आइए पढ़ते इसमें ये लोग क्या बताते हैं। इफ इन द अबव एग्जांपल we use the less harmful paint which reduce the consequences of 2, but we also replace the paint spray which robot and we enclose the process. We can also reduce the likelihood of the worker being exposed to the harmful substances. The worker controls the spraying operation from the outside enclosed and the only enters to the enclosure to the position remove the item from the spraying. The likelihood could be reduced to give a rating। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात इन लोगों ने कही है कि आया हम लाइक्लीहुड को और कंसिक्वेंसेस को दोनों को एक साथ में किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। चलो हम लेस हैजर्डियस लेस हार्मफुल पेंट स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं, वो भी ठीक है। डेफिनेटली स्टाफ को हम पीपी दे सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अच्छा, जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं वो इनक्लोज नहीं होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि एक जगह भी इनक्लोज्ड है, ठीक है, वहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है ऑक्सीजन का प्रॉपर। तो एक जगह पे अगर आप काम करते हैं जो बंद एरिया है, अगर आप लेस हार्मफुल केमिकल्स के साथ भी काम कर रहे हैं, वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप रिस्क को किसी भी तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड योर एक्सपीरियंस, कि आप कितना उसको प्रिकॉशनरी और कंट्रोल मेजर्स दे सकते हैं उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसमें अभी ये बता दें कि द लेवल ऑफ रिस्क दैट लेफ्ट आफ्टर वी इंट्रोड्यूसिंग और कंट्रोल मेजर्स एंड ऑफन प्रेफर टू रेजिड्यूल रिस्क। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर कोई भी रिस्क बाकी रहता है तो उसे हम बोलते हैं रेजिड्यूल रिस्क। रेजिड्यूल रिस्क क्या होता है, जितने भी कंट्रोल मेजर्स या जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स या जितनी भी एहतियाती तदाबीर आप साइड पे लेते हैं किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, अगर उसके बावजूद भी छोटा मोटा थोड़ा बहुत रिस्क रह जाता है, उसे हम बोलते हैं रेसिड्यूल रिस्क। ठीक है, अच्छा, बिफोर यू गो ऑन हॉलीडे फॉर एग्जांपल यू विल मेक श्योर दैट योर हाउस इज as secure and as possible. You will put the alarm system on, make sure that all the windows are closed and doors are locked, and you might even arrange for your neighbor to keep an eye on things. There is a tough still and possibility that this control could fail and you end up being, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप अपने घर से हॉलिडे के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, फॉर एग्जांपल यू मेक श्योर दैट हाउस इज सिक्योर। आपका जो घर है वो सिक्योर होना चाहिए, पॉसिबल हो सके। ठीक है, उसके अंदर एक अलार्म इंस्टॉल करें जो ऑन होना चाहिए। अगर कोई भी बंदा बाहर की तरफ से एक्सेस करता है तो आपको वो अलर्ट करेगा कि आपके घर में कोई बंदा एंटर हुआ है। ठीक है, मेक श्योर दैट ऑल द विंडोज आर क्लोज, कि आपके जितने भी विंडोज है, जितने भी रोशनदान है वो क्लोज होने चाहिए, डोर लॉक होने चाहिए। ठीक है ना, नेबर्स को बताना है, अपने नेबर्स को आपने बताना है कि वो अपने जो है ना आइस को, अपने आंखों को खुले रखे, वो आसपास में देखे कोई एंटर तो नहीं हो रहा, कोई अंदर तो नहीं जा रहा। सो इट माइट बी पॉसिबल कि वो किसी हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक जनरल सिनेरियो दिया है, इतना रिलेट नहीं है इससे। अच्छा, इसमें अभी ये बताने की कोशिश कर रहे, हाउ डू वी डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल टू यूज।
पहला पार्ट हमने क्लियर किया, अभी दूसरा पार्ट है हाउ डू वी डिसाइड, हम किस तरह डिसाइड करेंगे विच रिस्क, कौन सा रिस्क कंट्रोल हो सकता है टू यूज, ठीक है। We are shown that the previous example how we can reduce the likelihood and consequences by using guard and face shield and the robot. These options all reduce the risk and are referred to collectively as risk controls. Okay. पिछले एग्जाम्पल्स में ये बता रहे कि हमने पढ़ा कि हम प्रीवियसली लाइक्लीहुड को, कंसिक्वेंस को किस तरह कम कर सकते हैं। सेफ्टी गार्ड हमने लगाया, शील्ड हमने लगाया, उसकी जगह पे हम रोबोट यूज़ कर सकते हैं, काम करने के लिए हम रोबोट यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट ओपिनियंस उन लोगों ने दिए। वो सारे ऑप्शंस इसी वजह से थे ताकि हम रिस्क को किसी तरीके से कम करें, रिस्क को कंट्रोल कर सकें। टू हेल्प डिसाइड ऑन रिस्क कंट्रोल these in order to hierarchy of risk control that we can use basically risk control option that is the top of hierarchy are preferred option because they are much less reliant on people to do something. They can also protect larger number of people. ये बहुत अच्छी बात इन लोगों ने कही है कि किसी भी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हमने एक टर्म यूज करना है जिसे हम बोलते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल। हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है कि आप एक प्रोसीजर, एक स्टैंडर्ड, एक सिस्टम के थ्रू चलेंगे, एक सिस्टमेटिक, एक हायरार्की होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि पहला स्टेप मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कभी आपसे एक पॉइंट मिस होगा, कभी दूसरा मिस होगा एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो किसी भी रिस्क को कंट्रोल करने से पहले आपको हायरार्की के बारे में पता होना चाहिए कि आप रिस्क को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है? द कैटेगरीज ऑफ रिस्क कंट्रोल ऑप्शन इज फॉलो। सबसे पहले किसी भी रिस्क को या किसी भी हैजर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल। हायरार्की ऑफ कंट्रोल में 5 स्टेप्स है। जिस तरह के रिस्क असेसमेंट में 5 स्टेप्स है, इस तरह हायरार्की ऑफ कंट्रोल में भी 5 स्टेप्स है। सबसे पहले क्या है? एलिमिनेट द हैजर्ड। सबसे पहले हम हैजर्ड्स को एलिमिनेट करेंगे। सेकंड स्टेप में हम रिड्यूस करेंगे हैजर्ड्स को। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? प्रिवेंट पीपल कमिंग इनटू कांटेक्ट विद हैजर्ड्स, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 5 स्टेप में हम क्या करेंगे? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं एलिमिनेट द हैजर्ड्स। किसी भी काम को शुरू करने से पहले अगर आपने किसी भी हैजर्ड्स और रिस्क को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपने वो एक्टिविटी में हैजर्ड्स ख़त्म करना है, ठीक है। अगर पॉसिबल हो सके कोई भी एक्टिविटी है, ये एग्जाम्पल लोगों ने दिया, आए पढ़ते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ रिस्क कंट्रोल इज कम्प्लीटली एलिमिनेट द हैजर्ड्स। कोशिश करें कि सबसे पहले आप वो हैजर्ड ही ख़त्म करें। जब हैजर्ड ख़त्म हो जाएगा तो डेफिनेटली रिस्क कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर पॉसिबल नहीं है, ऑन वन वे to do this, to replace something hazardous with something that remove the hazards completely. So instead of unloading or lorry load up heavy gravel bags by hand, you use crane to lift the bags off instead of this eliminating the need to manual handling. बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। अगर आप की ये जो बैग्स है लोरी लोड, ठीक है ना, ग्रेवल बैग्स, अगर आप ग्रेवल बैग जैसे की जगह पे सीमेंट बैग्स ले या कोई भी बैग्स ले ले, आप लोडिंग या अनलोडिंग करते हैं मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग क्या है? हाथ पैरों से जो लोडिंग या अनलोडिंग आप करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप क्या करें एक लिफ्ट क्रेन यूज करें जहां पे आप लोगों का एक्सेस मैनुअल हैंडलिंग की तरफ नहीं होगा। एग्जाम्पल लाइक एक गाड़ी है जहाँ पे 50 सीमेंट्स की बोरियां निकालनी है, ठीक है ना। आप 10 बंदे लगाओ, उससे भी आप वो सीमेंट्स के बैग निकाल सकते हैं, लेकिन वो क्या बता रहे कि उसमें रिस्क है। अगर गलत पोस्चर की वजह से अगर आपने सीमेंट्स बैग या ग्रेवल बैग्स निकालने या रखने में कोई गलत पोस्चर यूज़ किया, बैक जो है ना बैक इंजरी आ सकती है, मसल्स इंजरी आ सकती है, लोड
किसी के ऊपर गिर सकता है, काफ़ी सारे रिस्क हो सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैनुअल हैंडलिंग, तो आपने क्या करना है, एक लिफ्ट, क्रेन लिफ्ट को आप यूज़ करें, जो इजीली लिफ्ट को लोड भी कर सकता है, लोड भी करेगा और अनलोड भी करेगा। तो रिस्क ऑलरेडी आपने बिल्कुल एलिमिनेट किया। तो किसी भी साइट पे, मतलब अगर आप साइट पे जाते हैं तो साइट पे सबसे पहले आप एक्टिविटी को देखेंगे कि ये एलिमिनेट हो सकता है या नहीं हो सकता। आपने कंपनी के कॉस्ट भी देखना है, सब कुछ देखना है। अगर पॉसिबल है एलिमिनेशन, एलिमिनेट करें, नहीं पॉसिबल तो फिर आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें, जो भी रिक्वायरमेंट है साइट के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप प्रोसीजर को फॉलो करें। दूसरा स्टेप क्या है, अगर पॉसिबल नहीं है एलिमिनेशन तो फिर क्या है कि रिड्यूस करें, रिस्क को किसी तरीके से रिड्यूस करें। रिस्क को किस तरह हम रिड्यूस करेंगे? The next preferred option is to reduce the hazard. So instead of trying to carrying a boxes of photocopier paper which holds 5 rims, carrying 1 or 2 rims at a time. अच्छा, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि instead of trying to carry a box of photocopier, अगर आप फोटोकॉपियर का मशीन कैरी करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं, मतलब फोटोकॉपी का जो मशीन होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। विच होल्ड्स 5 रिम्स, जिन्होंने होल्ड्स किया 5 रिम्स को, कैरिंग 1 और 2 रिम्स एट द टाइम, जो आपने लेके जाने हैं सेम टाइम पे 1 और 2 रिम्स, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ कैरिंग ऑल फोटोकॉपियर पेपर्स, एक रिम्स में जितने भी पेपर्स आते हैं उस रिम्स को उठा के लेके जाओ और उसको सेम टाइम पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया लेकिन इंटरेस्टिंग एग्जांपल नहीं है। दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं। हैजर्ड्स कैन बी रिड्यूस बाय सब्स्टिट्यूटिंग विद द लेस हैजर्डियस सॉल्यूशंस। देखो, रिस्क या हैजर्ड्स को आप किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहले आप क्या करें, हैजर्ड्स या रिस्क लेवल को रिड्यूस करें। किस तरह रिड्यूस करेंगे? A business may decide that since road travel is riskier than rail travel, so encourage its staff to travel by train for business trip where possible. कहते कि यार रोड जो है ना, बिजनेस में डिसाइड दैट सिंस रोड ट्रेवल इज रिस्कियर, कि मतलब रोड पे जाना रिस्की है, मे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, मे भी कोई और ख़तरा हो सकता है, ठीक है ना, ट्रैफिक की वजह से काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन रोड, तो आप लोग ट्रेन पे सफ़र करें, जो भी बिजनेस डील के लिए आप जा सकते हैं एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो डेफिनेटली रिस्क लेवल को आपने सब्स्टिट्यूट किया, रिस्क लेवल को आपने कम किया। सबसे पहले कोशिश करें एलिमिनेट करें, एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं फिर सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूट मींस आप अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालें कि क्या अल्टरनेटिव सोल्यूशन मैं निकाल सकता हूँ इस रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, ये थर्ड एग्जांपल भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। A business may also decide to continue with business travel by car by using a vehicle meeting high safety standard. The staff who drive on company business should be competent and adequate insured. Some companies might send some of their drivers a approved defensive course. ठीक है, तो ये भी एग्जांपल इन लोगों ने दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे या रिड्यूस करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? प्रिवेंटिंग पीपल कमिंग इनटू कांटेक्ट विद हैजर्डियस। वो लोग जो आसपास पे काम करते हैं, जिन लोगों का कांटेक्ट है उस हैजर्ड्स के साथ, उस काम के साथ। एक जगह पे आप काम करते हो, आपके आसपास में भी काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, तो आप खुद भी उस खतरे से इफेक्ट हो सकते हैं और आपके आसपास के लोग भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है? These control measures rely on preventing people from coming into contact with the hazard by putting distance between people in the hazard. हम कोशिश करेंगे कि एक डिस्टेंस बनाए, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक रोड है जहाँ पे पैदल चलने वाले लोग भी चल रहे, पेडेस्ट्रियन, और जहाँ पे व्हीकल्स भी चल रहे, ठीक है ना। डेफिनेटली उसके बीच में एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट बन सकते हैं। अगर आप व्हीकल का जो राउट्स है वो सेपरेट बनाए, पेडेस्ट्रियन का आप सेपरेट बनाए, तो किसी हद तक आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बता रहे कि पुटिंग डिस्टेंस, सबसे पहले आप क्या करें, कोशिश करें कि आप डिस्टेंस बनाओ बिटवीन लोग एंड बिटवीन व्हीकल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हैजर्डियस केमिकल्स आर हेल्ड ऑन साइट, स्टोर them in a remote location
Separation can often keep most people away from hazardous most of the time, but there are occasions when people will deliberately and advertently be close to the hazards. ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केमिकल का स्टोर बनाया गया है एक रिमोट लोकेशन पे, सेपरेशन उनका ऑलरेडी हुआ है, लेकिन हाँ लोगों से जो है ना वो दूर बनाया गया है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि कस्तन अमूमन डिलिबरेटरी वहाँ पे जाके क्लोज होते हैं, जो कि वो हैजर्ड्स है, जो कि वो ख़तरा है उसके लिए. इफ़ पीपल नीड टू गेट केमिकल्स फ्रॉम द स्टोर, अगर लोगों को केमिकल्स वगैरह चाहिए स्टोर से, they'll be deliberately close to the hazards. वो कस्तन अमूमन उस हैजर्ड के साथ क्लोज होते हैं. वेल कॉन्ट्रैक्टर्स, वो कॉन्ट्रैक्टर्स भी हो सकते हैं. जब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जब विजिटर्स होते हैं, वो लोग जो ट्रेस पासर्स हो, ठीक है, आसपास में वो लोग वो कांटेक्ट कर सकते हैं. हु डोंट नो, जो लोग नहीं जानते इट्स देयर कि वहाँ पे केमिकल है, विल बी इनवर्टेडली क्लोज. Other example include keeping people away from the noisy machine in automated process. दूसरा एग्जाम्पल भी ये है कि वो लोग मतलब ले सपोज एक फैक्ट्री है या एक कंपनी जहाँ पे मशीन्स वगैरह ऑपरेट हो रहे, तो आप लोगों को उस मशीन से, उस नॉइजी एरिया से दूर लेके जाओ और वहाँ पे उसकी जगह पे ऑटोमेटेड मशीन्स लगाओ, तो डेफिनेटली उसका जो कांटेक्ट है वहाँ उसके साथ ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा. ठीक है ना. अच्छा, इसमें बी में इन लोगों ने क्या बताया है, एनक्लोज द हैजर्ड्स. एनक्लोज द हैजर्ड्स में इन लोगों ने क्या बताया, एनक्लोज द हैजर्ड्स को हम किस तरह, फॉर एग्जांपल, एन एग्जांपल इज a placing guarding around the dangerous part of the machinery to prevent operators come into contact with them. Barriers occasionally need to be removed for good reasons such as cleaning or maintenance. इन लोगों ने एग्जांपल दिया हुआ है कि गार्डिंग हुआ है. गार्डिंग मीन्स प्रोटेक्शन के लिए जो मशीन के जो डेंजरस पार्ट्स होते हैं उससे उन्होंने गार्ड्स जो है ना वो बनाई है ताकि आप लोग को प्रोटेक्ट करे. वो बैरियर्स ओकेशनली आप रिमूव कर सकते हैं तब जब कोई मेंटेनेंस का काम हो या कोई क्लीनिंग का काम हो, तो उस सिचुएशन में आप उसको रिमूव कर सकते हैं. हाउएवर दिस आल्सो मीन दैट दे कैन बी रिमूव्ड विदाउट गुड रीजन. ठीक है, इसके अलावा किसी भी अच्छी रीज़न के लिए, किसी भी काम के लिए उसको रिमूव नहीं किया जाएगा. यू कैन मेक श्योर दैट द मशीन कैन बी ऑपरेटेड विदाउट द गार्ड बीइंग इन प्लेस बाय कनेक्टिंग मशीन गार्ड विद इक्विपमेंट्स पावर सप्लाई. और आपने ये मेक श्योर लाजमी करना है कि अगर आपने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है वो बिना सेफ्टी गार्ड के ना हो, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो. ठीक है. Other example include putting an enclosed around noisy machine or carried out all painting in the painting bay. एग्जाम्पल दिया है कि आप लोग एक enclosed अराउंडिंग noisy machine एक noisy machine है उसको enclosed एरिया पे रखो. ठीक है. और दूसरा एग्जाम्पल क्या, carry out all painting in a painting bay. और जिधर भी आप पेंटिंग करते हैं पेंटिंग बे एक सेपरेट एरिया होना चाहिए ताकि किसी को नुकसान ना हो. ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आप लोग को समझाने के लिए. 3 स्टेप्स ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिए हायरार्की में. पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि हम सबसे पहले हैजर्ड्स को एलिमिनेट करेंगे. अगर एलिमिनेट पॉसिबल नहीं हो फिर हम रिड्यूस करेंगे. रिड्यूस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालेंगे कि किस तरह हम उस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं. तीसरे स्टेप में हमने क्या पढ़ा कि हम प्रिवेंट करेंगे अगर आसपास में जो लोग काम करते हैं या इंडिविजुअली जो बंदा ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस काफ़ी हद तक हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को हम सेपरेट करें, डिस्टेंस बनाए उसके बीच में, ताकि किसी हद तक उस रिस्क को हम कंट्रोल कर सके. ठीक है. या जो मशीन्स वगैरह हम यूज़ करते हैं या जो पेंटिंग हम करवाते हैं वो एक इनक्लोज एरिया पे हो, नॉइज एरिया पे हो. ठीक है ना. तो एक इनक्लोज एरिया पे हो, अगर उसका नॉइज़ भी क्रिएट होता हो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे लोगों के ऊपर, या उसके जगह पे हम सेफ्टी गार्ड्स वगैरह यूज़ करें ताकि हम किसी हद तक प्रोटेक्ट रहें मशीन से. ठीक है ना. चौथा हमारे पास है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क.
SSW इसे हम बोलते हैं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एक मैनेजमेंट का पार्ट है जिसे हम हेल्थ एंड सेफ्टी में एज अ कंट्रोल मेजर्स, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स, एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कह सकते हैं कि हम साइट पे SSW जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि रिस्क को हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकें। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, मैं आपको बताता हूँ। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इंक्लूड सेफ वर्क प्रोसीजर। वो प्रोसीजर क्या? किसी भी काम को करने से पहले आपके पास प्रोसीजर होना चाहिए। एक प्रोसीजर क्या? कि आप एक काम के लिए परमिट लो, जो एक सेफ्टी रूल्स है। दिस ऑल डिटेल्स हाउ एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट एंड मिनिमाइज द रिस्क। आपको पता होना चाहिए कि वो एक्टिविटी किस तरह परफॉर्म होगा और किस तरह इस एक्टिविटी को हम कम कर सकते हैं। नॉर्मली जो परमिट है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए जाता है। ये एक अनदर टॉपिक है, वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। लेकिन किसी भी काम को शुरू करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे हम रिस्क की बात करें कि रिस्क को हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एक प्रोसीजर हम बनाएंगे। वो प्रोसीजर क्या होगा कि एक परमिट हम बनाएंगे। कोई भी बंदा काम के लिए जाएगा, कोई क्रिटिकल काम होगा तो उसके लिए वो परमिट लेगा और वो सारी डिटेल्स उस एक्टिविटी में मेंशन होंगे जो वो परफॉर्म करने जाएंगे ताकि उस रिस्क को हम कम करें। ठीक है। इफ़ पीपल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इज वर्क in particular way, it's more likely that they'll follow procedure, permits and rules effectively and consistently. अगर लोगों को पता हो कि इस एक्टिविटी के नुकसानात क्या है, ठीक है ना, डेफिनेटली वो प्रोसीजर को फॉलो करेगा, परमिट को फॉलो करेगा इफेक्टिव तरीके से, कंस्टेंटली। ठीक है ना। लास्ट में हमारे पास है पीपी हमारे पास क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हमने एलिमिनेट पे किया, हमने ट्राई किया कि रिड्यूस करे, सब्स्टिट्यूट करे, हमने से SSW भी प्रोसीजर भी बनाया। ठीक है ना। हमने 4 स्टेप्स में हमने कोशिश किया। लास्टली हम क्या करेंगे? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देंगे। ठीक है। कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी एक्टिविटी अगर कोई बंदा परफॉर्म करता है बिना पीपी के परफॉर्म ना करे। पीपी क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसको सेफ्टी जैकेट दे दे, उसको सेफ्टी शूज़ दे दे, उसको सेफ्टी हेलमेट दे दे, उसको सेफ्टी मास्क दे दे, रिस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे दे, सेफ्टी जैकेट दे दे। जितनी भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है उनको हम प्रोवाइड करेंगे ताकि उसका डायरेक्ट कांटेक्ट अगर ओकेशनली या लकली गलती से भी किसी भी मशीन का कांटेक्ट अगर किसी बंदे से होता भी है तो अगर उसका प्रोटेक्शन होगा, पर्सनल प्रोटेक्शन होगा, तो किसी हद तक वो मशीन से, वो हैजर्डियस कांटेक्ट से बच सकता है। तो रिमेंबर, you must provide adequate safety signs if there is a significant risk that can be avoided or controlled or any other way। और हमने हमेशा याद रखना है कि इस पीपी के साथ हमने साइन बोर्ड भी प्रोवाइड करना है कि हमें नेचर ऑफ वर्क के बारे में पता हो कि एक्टिविटी किस चीज़ के बारे में चल रही है, और हमें पता हो स्पेशली जो विजिटर्स है या जो लेफ्ट राइट में हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स है, साइट्स के लोग हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि क्या क्या एक्टिविटी साइट पे चल रही है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एलिमिनेट द हैजर्ड्स। एलिमिनेट द हैजर्ड्स ये क्या बता रहे कि क्या है? जिस तरह कि हमने पढ़ा, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ रिस्क कंट्रोल टू एलिमिनेट द हैजर्ड इज पॉसिबली डू दिस बाय क्लोजिंग द रोड एंड डाइवर्टिंग ट्रैफिक while the work take place, but practical for 2-day job। ठीक है। इन लोगों ने कुछ साइन बोर्ड्स रखे हैं कि साइन बोर्ड्स आप लोग रोड की जगह पे यूज़ करें ताकि ट्रैफिक को आप कंट्रोल कर सके बाय यूजिंग 2-day जॉब, अगर 2 दिन का काम हो। ठीक है। रिड्यूस द रिस्क को आप रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं? यू मे कंसिडर वर्किंग एट नाइट एज दिस रिड्यूस पोटेंशियल टू काज हार्म। द नाइट देयर इज अ टेंस टू बी लेस ट्रैफिक। अच्छा, ये रोड का एग्जांपल लोगों ने दिया है। रोड पे आप एक साइड पे साइन बोर्ड डाल सकते हैं, आप इंस्टेड ऑफ डे शिफ्ट, तो अगर आप नाइट शिफ्ट पे काम करेंगे तो एटलीस्ट ट्रैफिक कम होगा। ठीक है। डिफरेंट तरह के डायरेक्शन साइंस इन लोगों ने फिर कहा है कि सेपरेशंस करवा दे पेडेस्ट्रियंस का, ट्रैफिक का, तो किसी हद तक आप रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। SSW आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। SSW इसमें क्या काम क्या और किस तरह काम आएगा? You will also have a safe system of workplace which sets out how the work will carried out on site
एंड हाउ द वर्क फोर्स विल बिहेव। आपको ये भी पता लगेगा कि किस तरह काम हो रहा है और लोगों का फीडबैक और बिहेवियर क्या आ रहा है। और डेफिनेटली जो काम हो रहा है उसके बारे में हर बंदे के पास प्रोटेक्शन होना चाहिए, लाइटिंग हो, हेलमेट हो, सेफ्टी ग्लव्स हो, शूज़ हो, जैकेट हो, ईयर मफ हो, एयर ग्लव्स जितने भी है, ईयर ग्लव्स, ठीक है ना, सॉरी ईयर प्लग, सो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें एट ए टाइम जो है ना वो करवानी है किसी भी रिस्क को मिटिगेट या किसी भी रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, you will have a various demand to balance, such as how many people need to protect it. If there is a noisy machine on site, it may be better to put in soundproof enclosed than you buy hearing protection and expect everyone to wear it. How relevant to the effectiveness of the risk control on human behavior? How often will the risk control need to test it and maintain and replace? How much does the risk control cost? How much is going to reduce the risk by while using selected control introducing other risk? अच्छा, हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि किसी भी एक्टिविटी जो साइट पे एक्टिविटी हो रही है, अगर आप वहाँ पे रिस्क असेसमेंट या रिस्क को कंट्रोल करने के लिए जा रहे हो तो आपके पास पता होना चाहिए कि वहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर्स क्या है, उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, कौन सी मशीनरी वहाँ पे यूज़ हो रही है, रिप्लेसमेंट क्या है, रिस्क कंट्रोल कॉस्ट क्या आ सकती है अगर मैं रिस्क कंट्रोल करता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन जब साइड पे जाते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो वो फिर इरिटेट होते हैं अपने पीएम के साथ, अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ। तो आपने नेचर के हिसाब से चलना है, अपने ऑपरेशन को भी मैनेज करना है और कंपनी की कॉस्ट को भी देखना है, उस हिसाब से आपने एक्टिविटी को मैनेज करना है ताकि दोनों साइड से आप पैरेलल चले, ना तो कोई एक्टिविटी स्टॉप हो, ना आप के साइड पे कोई अनसेफ एक्ट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है ना हमने पढ़ लिए मॉड्यूल नंबर 3 में, ठीक है ना। यहाँ पे इन लोगों ने ये क्वेश्चंस भी किए हैं, लेकिन इससे पहले ये जो ज़रूरी मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है जो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। नाउ यू मे बी वंडरिंग व्हेन यू डन एनफ टू रिड्यूस द रिस्क जनरली व्हाट यू नीड टू डू रिड्यूस द रिस्क एज फार एज रिजनेबली प्रैक्टिकेबली, ठीक है। आप कोशिश कर रहे थे जितना हो सकता था, आपने रिस्क को मिटिगेट किया, कम किया जितना पॉसिबल हुआ, ठीक है ना। अच्छा, ये सारी चीज़ें वही बता रहे, एक एग्जांपल लोगों ने दिया है, सारी वही चीज़ें बता रहे कि इट्स प्रोटेक्ट्स वर्कर, इट्स लेस एक्सपेंसिव, इट्स सिंपल टू मेजर। जिस तरह के मैंने डिस्कस किया कि कंपनी का कॉस्ट वगैरह को भी सारी चीज़ों को आपने मैनेज करना है, आपने देखना है कि कंपनी का कॉस्ट उस हिसाब से ना हो कि कंपनी आपको टर्मिनेट करे कि यार आप हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव, इतना हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट नहीं जितना आप चीज़ों को बता रहे। तो आपने कंप्रोमाइज़ करना है कई चीज़ों पर, कई चीज़ों पे आपने कंपनी के साथ एग्री नहीं करना, चीज़ों को आपने पैरेलल लेके जाने ताकि साइड पे कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट ना हो, ठीक है। अच्छा, समरी, इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द रिस्क यू नीड टू लुक एट क्वेश्चन क्या पूछ रहे, अगर आपने किसी भी रिस्क को रिड्यूस करना है तो किन चीज़ों को आपने देखना है। सबसे पहले आप बताएं कि किसी भी रिस्क को कंट्रोल करने से पहले हमने रिस्क असेसमेंट करना है। रिस्क असेसमेंट क्या है, वो 5 स्टेप्स है। हमने आइडेंटिफाई करना है कि रिस्क का नेचर क्या है, वहाँ पे कौन लोग काम करते हैं, रिस्क रेटिंग क्या है, हाई है, लो है, मीडियम है, क्या प्रिकॉशन या क्या कंट्रोल मेजर वहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं एज पर साइट रिक्वायरमेंट, और उसको हमने रिव्यू करना है, सबमिट करना है, ठीक है। और रिस्क को किस नज़र से देखना है, हायरार्की के थ्रू एक रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये नीचे पूछा है कि डिसाइड व्हिच रिस्क कंट्रोल टू यूज़, देयर इज अ हायरार्की व्हिच इज हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या था। सबसे पहले हमने पढ़ा एलिमिनेट द रिस्क। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि रिस्क हम एलिमिनेट करेंगे। अगर एलिमिनेशन पॉसिबल है फिर सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं हुआ फिर हम इंजीनियरिंग कंट्रोल अप्लाई करेंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल पॉसिबल है फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉसिबल नहीं है तो फिर हम पीपी लेंगे लास्ट में, ठीक है। रिस्क को हमने रिड्यूस करना है, रिस्क को हमने ओवरकम करना है,
फिर भी पॉसिबल नहीं हो, एटलीस्ट हम अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनेंगे ताकि साइड पे कोई एक्सीडेंट ना हो। कभी कभार हम गलती क्या करते हैं कि एज अ सेफ्टी ऑफिसर नया सेफ्टी बन जाता है तो वो सिर्फ पीपी को देखते हैं, पीपी साइड पे पीपी है तो इट मीन्स ये फुल सेफ्टी। नो, पीपी हमेशा हम लास्ट में कंसिडर करते हैं। वो एक बंदे की जान बचा सकती है, लेकिन हमने अपनी पोजीशन को समझना है। हमारा पोजीशन क्या है? HSE, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। हमने सेफ्टी को भी कंसिडर करना है, हमने अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, दूसरे लोग का भी सेफ्टी का ख्याल रखना है, हमने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है, और हमने लोगों की हेल्थ का भी ख्याल रखना है, इलनेस वगैरह से बचाना है। तो ये हुआ आपका मॉड्यूल नंबर 3 आयुष MS 5.0 3.0। ऑलमोस्ट ये मॉड्यूल नंबर 3 आपका क्लियर हो गया। इसमें कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।